गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है व्हाट इज सेक्शन 11 द इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899। मतलब भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा क्या 11 क्या है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको मैं बात की जानकारी दे दूं कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 संपूर्ण भारत पर लागू है और 1899 के प्रथम दिन, जुलाई के प्रथम दिन को ये लागू हुआ था और इसमें कुल एक लगायत 78 के करीब धाराएं हैं और इसमें एक अनुसूची एक का भी दी गई है जिसमें स्टाम्प शुल्कों पर जो लिखी जाएंगी उस पर क्या स्टाम्प शुल्क लगाया जाएगा इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। और इसी प्रकार से इसका जो उद्देश्य है बनाने का उस पर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि भारत में बनाए जाने वाले सभी दस्तावेजों पर उचित स्टाम्प ड्यूटी सुनिश्चित करना। बिना सही स्टाम्प ड्यूटी वाला दस्तावेज कानून की नज़र में अमान्य होगा, इनएडमिसेबल इन एविडेंस हो जाता है। ये इसको बनाने का भी उद्देश्य यही है कि स्टाम्प ड्यूटियों जो भी दस्तावेज लिखे जाएं, एग्रीमेंट हुआ, शपथ पत्र हुआ या किसी भी प्रकार का दस्तावेज, तो उस पर सही स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाए। इसी उद्देश्य और मकसद को पूरा करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। और आज के इस वीडियो में हम धारा 11, इस अधिनियम की धारा 12 पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की दो साइटेशन है जिसमें एक साइटेशन है अविनाश कुमार चौहान विरुद्ध विजय कृष्ण मिश्रा 2009 2 ACC 32। सर्वोच्च न्यायालय की ये साइटेशन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी मद्रास उच्च न्यायालय 24 मार्च 2017 आर अमुथा विरुद्ध जयचित्रा। ये भी हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपको बता दूं कि जो धारा 11 है वो किस से संबंधित है। एडहेसिव टिकट का नाम आपने सुना होगा, जो कि अक्सर चर्चा में काफ़ी आता है। जब नोटरी वकील साहब के समक्ष भी इसको लेकर काफ़ी प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि क्या हम शपथ पत्र पर 50 रुपये का एडहेसिव टिकट लगा सकते हैं या एडहेसिव टिकट लगाकर ये एग्रीमेंट कर सकते हैं या हम उसको किस प्रकार से कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशल एडहेसिव टिकट क्या होता है, आदि कई प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं। तो उन सब सवालों के जवाब आपके मैं लेकर आया हूं सर, और आपके लिए बुक में पहला लेकर बैठा हुआ हूं। बुक के अंदर से में जो डेफिनेशन है इसमें बताया गया है धारा 11 में कि आखिर ये जो एडहेसिव टिकट है इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। एडहेसिव मतलब क्या होता है सर? गोंद से चिपकाने वाला या चिपकाने वाला, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि जो टिकट होती है, ये मैं आपको लेके बैठा हूं मैं आपके लिए, आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे, ये एक टिकट है सर। ये इस पे कोर्ट फीस टिकट लिखा हुआ है और हम कोर्ट में जनरली जो एप्लीकेशंस पेश करते हैं, जैसे कि दावे मुकदमों के दौरान या जमानत की एप्लीकेशन पेश की आपने, फॉर एग्जांपल धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आपने एक बेल एप्लीकेशन तैयार की तो उस पर भी टिकट लगेगी। उस पर आप जो टिकट लगाएंगे कोर्ट फीस की वो भी एडहेसिव ही टिकट कहलाएगी, एडहेसिव स्टाम्प ही कहलाएगा। एडहेसिव का मतलब होता है चिपकाने वाले। इसी प्रकार से नोटरी वकील साहब के द्वारा जब नोटरी की जाती है तो उस लिखत की स्टाम्प ड्यूटी अलग लगाई जाती है और नोटरी वकील साहब के द्वारा जो नोटराइल टिकट जो गवर्नमेंट की ओर से स्पेशल तौर पे उन्हें दिया जाता है वो भी एडहेसिव टिकट ही कहलाता है। वो भी सर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें सर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये मैं पत्ता लेके आपके लिए बैठा हूँ, ये भी एडहेसिव टिकट ही है। आप देख रहे हैं इस पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको नोटराइल टिकट, इस पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे लगा हुआ है गोंद। तो गोंद से चिपकाने वाला टिकट एडहेसिव टिकट कहलाता है, चाहे वो कोर्ट फीस का हो, ये आप जो देख रहे हैं, या ये नोटराइल टिकट हो जो नोटरी वकील साहब के द्वारा नोटरी करते समय लगा जाता है। ये तकरीबन 9 प्रकार के एडहेसिव टिकट होते हैं सर। डाक टिकट अलग होता है, रेवेन्यू टिकट अलग होता है, कोर्ट फीस टिकट अलग होता है, नोटराइल टिकट अलग होता है, बैंकों में लगने वाले टिकट बहुत से इस्तेमाल होते हैं। ऐसे करके तकरीबन 9 टिकट होते हैं। उन सबका उल्लेख भी मैंने ई बुक के अंदर किया है सर। उस ई बुक के अंदर मैं आपको आगे की डेफिनेशन में उसमें से दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एडहेसिव टिकट जो धारा 11 में बताया गया उसमें से बुक में से वर्ड टू वर्ड सर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद इसको बड़ी ही सरल और आसान भाषा में ई बुक के अंदर मैंने तैयार किया है कुछ सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के साथ ही, और उसमें बहुत कुछ मैंने आपके लिए लिखा है आपकी जानकारी के लिए, उसका भी परिचय मैं आपको आगे करा दूंगा।
और ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है, वहां से आप उसको बाय कर सकते हैं यदि आपको आवश्यकता महसूस हो ई बुक को देखने समझने के बाद। अब धारा 11 पे सर हम आते हैं। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 11, चिपकने वाले स्टाम्पों का उपयोग, यूज ऑफ एडिसिव स्टाम्प्स। अंग्रेजी में एडिसिव कहा जाता है और हिंदी में इसे चिपकने वाला स्टाम्प कहा जाता है। निम्नलिखित लिखतें चिपकने वाले स्टाम्पों से स्थापित की जा सकेंगी, अर्थात कुल 5 प्रकार इसमें बताए गए हैं सर एडिसिव टिकट को यूज करने के। नंबर का है, मांग पर देय से अन्यथा देय और संवर्गों में लिखे गए विनिमय पत्रों की मूल प्रतियों के सिवाय वे लिखते हैं जो 10 नए पैसे से अनधिक शुल्क से प्रभार हैं। नंबर अगला है खा, विनिमय पत्र और वचन पत्र जो भारत के बाहर लिखे या बनाए गए हैं। नंबर ग है, उच्च न्यायालय की नामावली में अधिवक्ता, वकील या अटॉर्नी के रूप में प्रविष्टि। और नंबर घ है, नोटरी कार्य, नोटरी एडवोकेट्स के कार्य जो नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 में बताए गए हैं। ड है, किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयरों के पृष्ठांकन द्वारा अंतरण। तो ये वो 5 जगहें हैं जहां एडिसिव टिकट को चिपकाया जाएगा। और 12 में है चिपकने वाले स्टाम्पों का रद्दकरण, ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके। तो ये सर मैंने बुक में से तो आपको परिभाषा पढ़ के बता दी। अब इसी को बड़े सरल और आसान शब्दों में मैंने ई बुक में आपके लिए उदाहरण के साथ तैयार करके रखा है। उसमें आपके बहुत से सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, जैसे कि क्या हम 500 रुपए के स्टाम्प पे लिखने की बजाय 500 रुपए का एडहेसिव टिकट लगाकर जो है कि हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, नोटरी कर सकते हैं, शपथ पत्र बना सकते हैं, या हम जो है कि सिर्फ नोटराइल टिकट लगा दें 500 रुपए का और एग्रीमेंट कर लें, और नोटराइल टिकट और अलग से भी लगा दें जो नियमानुसार लगता है नोटरी वकील साहब की ओर से, और हम एग्रीमेंट बना लें, क्या वैलिड होगा? क्या हम 2 तरीके के स्टाम्पों को एक तरीके से मिला के एग्रीमेंट बना लें? आदि बहुत से सवाल हैं सर, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ धारा 11 पे जानकारी दूंगा। आगे बुक के अंदर से जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ 5 जगह एडिसिव स्टाम्प का उपयोग किया जा सकता है। जो चिपकने वाली टिकट होती हैं वो सिर्फ 5 जगह बताई गई है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 11। मेरे कई मित्र साथी और कई व्यूअर्स ने और कई मेरे परिचित अधिवक्तागण ने भी इस विषय में मुझसे जानकारी मांगी थी, तो मैंने इसमें सर देखा समझा तो धारा 11 पर मैं पहुंचा हूं, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की, जिसमें चिपकने वाले स्टाम्पों के बारे में बताया। वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। वो कुल 5 प्रकार हैं। अब आगे की डिटेल व्याख्या सरल उदाहरणों के साथ आपको ई बुक के अंदर से देने जा रहा हूं। आइए सर लेट्स। कई बार सर बुक के अंदर ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो एक आम व्यक्ति समझ नहीं पाता है, इसलिए मैंने उनको सरल तरीके से ई बुक के अंदर समझाते हुए लिखा हुआ है। हम चालू करते हैं परिभाषा में। एडहेसिव स्टाम्प क्या है? भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, जिसे अंग्रेजी में इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 भी कहा जाता है, में एडिसिव स्टाम्प को परिभाषित किया गया। कहां किया गया है सर? धारा 11 में, जो मैं आपको पढ़ के वीडियो के प्रारंभ में बता चुका हूं। एडिसिव का हिंदी में मतलब होता है चिपकाने वाला या संग्रहक या गोंद वाला। क्योंकि इन टिकटों के पीछे सब में आपने देखा होगा सर, ये नोटराइल टिकट है, ये नोटरी वकील साहब का जो टिकट है इसके पीछे गोंद लगा रहता है। जब हम इस गोंद को थोड़ा सा पानी लगाते हैं या वो उसके पीछे हम वो डब्बी में जो रहता है हमारे पानी पोता, उसमें हम थोड़ा सा दबाते हैं और चिपकाते हैं तो इसके अंदर का गोंद बाहर आ जाता है। मतलब बाहर से आने से मतलब गीला हो जाता है और एक कागज पर चिपक जाता है, इसलिए इसे गोंद वाला भी कहते हैं, एडिसिव भी कहते हैं, चिपकाने वाला भी कहते हैं। स्टाम्प के संदर्भ में एडिसिव स्टाम्प वह स्टाम्प जो कागज पर चिपकाया जाता है, इसे आम बोलचाल में चिपकाने वाला स्टाम्प या गोंद वाला स्टाम्प कहते हैं। उदाहरण है, अगर आप किसी एग्रीमेंट या शपथ पत्र पर स्टाम्प शुल्क भरते हैं, अगर वह एडिसिव स्टाम्प है तो इसे कागज पर गोंद चिपकाकर लगाया जाता है। इसके विपरीत ई स्टाम्प ऑनलाइन खरीदा और प्रिंट किया जाता है, इसे चिपकाने की आवश्यकता नहीं होती। ऑनलाइन में सर डायरेक्ट ओटीपी जाता है, मोबाइल नंबर के आधार पर आपका पहले पंजीयन होता है संपदा 2.0 पे, उसके बाद स्टाम्प प्रिंट होकर निकलता है। उसमें आपका फोटो तक आता है और आपके आधार कार्ड में जो भी नाम पता लिखा होता है उसके आधार पर पूरा आपकी एंट्री वो ऑटोमेटिक सिस्टम से ले लेता है। एडिसिव मतलब चिपकाने वाला। एडिसिव स्टाम्प मीन्स अ स्टाम्प विच कैन बी स्टक, कोष्टक में फिक्स्ड, टू द इंस्ट्रूमेंट, यानी चिपकाने योग्य टिकट, स्टाम्प टिकट जिसे दस्तावेज या कागज पर चिपकाकर शुल्क का भुगतान किया जाता है। तो ये तो सर हो गई हमारी एडिसिव की डेफिनेशन, जो आपकी समझ में आ चुकी है। काफी सरल भाषा में हम भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 11 की ओर बढ़ते हैं।
बुक के अंदर से तो सर मैंने आपको डेफिनेशन बता दी पढ़ के, अब उसको ही मैंने बड़े सरलीकरण से बहुत ही आसान शब्दों में इसको तैयार किया, वो मैं आपको बताता हूँ। धारा 11 का मूल प्रावधान, यूज ऑफ एडिसिव स्टाम्प, चिपकाने वाले स्टाम्प का प्रयोग। धारा 11 कहती है निम्नलिखित दस्तावेजों को एडिसिव स्टाम्प चिपकने वाले टिकट से स्टाम्प किया जा सकता है। नंबर 1 है सर, जिन दस्तावेजों पर बहुत छोटी ड्यूटी, बहुत छोटी ड्यूटी से क्या मतलब है सर, 10 नए पैसे तक हो। नंबर 1 हो गया, यहाँ पे भी एडिसिव स्टाम्प का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 2 है सर, विदेश से बने बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, इस 2 नंबर जो है इस पे भी एडिसिव टिकट का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है सर हमारा, हाई कोर्ट में एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी के नाम की एंट्री, इस जगह पर भी एडिसिव टिकट का इस्तेमाल हो सकता है। चौथा है सर हमारा, नोटरी द्वारा किए गए कार्य, कोष्टक में नोटाइल एक्ट, ये मैंने इसमें लिखा है, बुक के अंदर भी नोटरी के कार्य में लिखा हुआ है। तो नोटरी वकील साहब को ये नोटाइल टिकट स्पेशली तौर पे दी जाती है सर, आपको फिर दिखा रहा हूं मैं, आप देख लें स्क्रीन, ये बिल्कुल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है नोटाइल टिकट। यह नोटरी वकील साहब को इशू की जाती है गवर्नमेंट की ओर से, और जब नोटरी वकील साहब इसकी नोटरी करते हैं तो इसको उस पर चिपकाते हैं, तो इसको भी एडेसिव टिकट ही कहा जाता है। ये एडेसिव नोटराइल टिकट हो गई सर आपकी, चिपकने वाली नोटरी वाली टिकट। दूसरी मैंने जो बताई थी, इस पे लिखा हुआ है सर कोर्ट फीस, कोर्ट फीस, तो ये एडिसिव टिकट कौन सी हो गई, एडिसिव टिकट हो गई कोर्ट फीस वाली टिकट। ऐसे 9 प्रकार की होती हैं सर तकरीबन टिकटें। हम आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर है सर हमारा लास्ट और 5वां जो परिभाषा के अंदर बताया गया है, कंपनी के शेयरों का एंडोर्समेंट द्वारा ट्रांसफर। 5वां नंबर है सर हमारा, कंपनी के शेयरों का एंडोर्समेंट द्वारा ट्रांसफर, मतलब यहां पर भी एडिसिव टिकट का इस्तेमाल होता है। मतलब यह कि हर दस्तावेज पर चिपकने वाला स्टाम्प नहीं लगाया जा सकता, केवल उन्हीं पर लगाया जाएगा जिनके लिए कानून या सरकार अनुमति देती है। मन मर्जी से आप नहीं लगा सकते सर, गवर्नमेंट ने हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग रूल्स और सर्कुलर बनाए हैं, जहां इसको अलाउ किया गया वहां आप उसको उस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धारा 12 का जो संबंध है सर, धारा 11 से जुड़ी हुई धारा 12 है, कैंसिलेशन ऑफ एडिसिव स्टाम्प के बारे में बताती है कि जब भी चिपकने वाला टिकट किसी दस्तावेज पर चिपकाया जाए, दस्तावेज पर चिपकाया जाए, उसे रद्द कैंसिल करना आवश्यक है ताकि उसका पुनः उपयोग ना हो सके। जैसे नोटरी वकील साहब भी जब टिकट लगाएंगे टिकट पे, तो आधी सील टिकट पे लगाएंगे, नोटाइल टिकट पर आधी सील नीचे आएगी, ताकि यदि इन फ्यूचर कोई व्यक्ति इस टिकट को दोबारा निकाल भी लेता है तो उसका यूज ना कर पाए। क्यों? क्योंकि आधे टिकट पे नोटरी वकील साहब की सील लगी होगी। ये कानून के अंदर लिखा हुआ है, लॉ के अंदर लिखा हुआ है, और उसको लिखने का मकसद यही है कि गवर्नमेंट के स्टाम्प ड्यूटी का कोई दुरुपयोग ना कर सके। यदि ऐसा ना हुआ सर, तो एक बार कोई भी व्यक्ति एग्रीमेंट करवा कर ले गया आपके पास से, और उसके बाद उसने 50 रुपए का टिकट उस पे से निकाल लिया और दूसरे स्टाम्प पर लगा दिया, तीसरे स्टाम्प पर लगा दिया, चौथे पर लगा दिया, तो एक ही स्टाम्प से वो तो हजारों लिखा पढ़िया कर लेगा, तो गवर्नमेंट को तो उससे लॉस होगा। इसी लॉस को रोकने के लिए सर कानून बनाए गए हैं, ताकि उनका इस्तेमाल एक बार किया जाए, दोबारा न किया जाए। कैंसिलेशन भी धारा 12 के तहत करने का मकसद सर यही है। सरल उदाहरण से हम समझ लेते हैं, मान लीजिए राम और श्याम के बीच 20,000 का एक उधारनामा लिखा गया है, प्राइमरी नोट जिसको कहते हैं। इस दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क 50 रुपए निर्धारित है। अब धारा 11 के अनुसार यदि सरकार ने अनुमति दी हो तो इस शुल्क का भुगतान एडिसिव स्टाम्प के जरिए किया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट की सर अनुमति हो तो। लेकिन यदि स्टाम्प बड़ा है, जैसे बिक्री बिलेक, पावर ऑफ अटॉर्नी इत्यादि, तो उस पर चिपकने वाले स्टाम्प से शुल्क अदा नहीं किया जा सकता। उसके लिए इम्प्रेस्ड कोष्टक में ई स्टाम्प ही आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सर आपके सामने स्पष्ट हो गई, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि न्यायालय फीस अधिनियम 1870 जो है, उसमें अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 3, तीन अनुसूचियां दी गई हैं, और अनुसूची 2 में नियत फीसों के बारे में बताया गया, फिक्स्ड फीस जिसे हम कहते हैं, और वो आवेदन और अर्जियों पर जो लगाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, ये जो चिपकाने वाली एडिसिव टिकट है, ये फिक्स्ड टिकट है, उसमें कई जगह बताई गई है कि कहाँ पे कितने रुपए की लगेगी, तो वहां पे आपको उसी अनुसार ये टिकट आपको लगाना है। और अनुसूची 3 में मूल्यांकन का प्रारूप है, ये इसमें दिया गया है, तो उसमें सर जो निर्धारित फीसें हैं वो उस रूप से अदा की जाएंगी। और इसी प्रकार से जैसे कि हम वाद स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा आदि का हम लगाते हैं दावा, तो उसमें जो कोर्ट फीस होती है
तो अब आजकल सर वो ऑनलाइन भी अदा की जाती है। आप ऑनलाइन पैसे जमा करा दें, वहां से वो आप एक पूरा एक वो निकाल के देगा, एक जमा स्लिप, आप उसको आप कोर्ट में दावे के साथ लगा दें। प्रोसेस शुल्क जो तलबाना शुल्क, पहले हम टिकट लगाया करते थे तलबानों पर, हर बार तलबाना देने पर, वो भी नियम समाप्त हो गया। वो भी 100 रुपये एक बार ही जमा हो जाते हैं दावा पेश करते समय। उसकी भी एक प्राप्ति बड़ी रसीद देते हैं A4 साइज पर। आप उसको उसके साथ लगा दें तो आपको बार बार तलबाने पर टिकट भी लगाने की जरूरत नहीं। एडीसी टिकट आपको बार बार लगाने का काम उसमें खत्म हो गया। इसी प्रकार से सर जो न्यायालय फीस अधिनियम 1870 है, उसमें जो नियम बताए गए उस हिसाब से शुल्क अदा उसमें की जाएगी। नोटराइल टिकट जो है, ये जो नोटरी एडवोकेट्स के द्वारा लगाई जाती है, नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 के तहत लगाई जाती है। और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत जो दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान बताया गया है, तो उसमें भी स्टाम्प शुल्क ऑनलाइन जमा होती है सर। उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन रसीद है वो भी ऑनलाइन जमा हो जाती है। वो सब कुछ रजिस्ट्री के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है। तो ये यहाँ इसके जमा करने की प्रोसेस ये हो गई। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय है सर, जो है कि एक तो अविनाश कुमार का है, जो आपको मैं आगे बताऊंगा। ये मद्रास उच्च न्यायालय का है, 24 मार्च 2017 का। मद्रास उच्च न्यायालय का सर जो फैसला है, आर अमूथा बनाम जय चित्रा, जो है कि 2005 AR MAD 405 में न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी दस्तावेज पर केवल एडिसिव स्टाम्प लगाया गया है और वह धारा 11 में अनुमत नहीं है, यदि किसी दस्तावेज पर एडिसिव टिकट लगाया गया है और धारा 11 के तहत उसको अनुमति नहीं दी गई है लगाने की, तो ऐसा दस्तावेज स्टाम्प शुल्क का सही भुगतान न होने के कारण अप्रमाणिक, अप्रमाणिक से मतलब है इनएडमिसेबल, इन एविडेंस हो जाएगा। ये सर आप बड़े ध्यान से इसमें इस जजमेंट में बताया गया है कि एडिसिव टिकट का इस्तेमाल कहाँ और किस प्रकार से किया जाएगा। ये धारा 11 में मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में पढ़ के बता दिया है। उन 5 जगहों पर उसकी अनुमति है, और उसके अलावा भी यदि राज्य सरकार के द्वारा अनुमति दी जाती है तो उस प्रकार से उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जो नोटरी एडवोकेट्स के द्वारा नोटरी टिकट का जो इस्तेमाल किया जाता है, ये भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 11 के तहत जो अनुमति दी गई है, उसमें नोटरी एडवोकेट्स की टिकटें भी शामिल हैं। और जो 5 प्रकार बताए गए, उन 5 जगहों पर इन टिकटों का, एडिसिव टिकटों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर एडिसिव टिकट हर जगह के लिए सर अलग अलग है। एडिसिव मतलब चिपकाने वाली, जिसके पीछे गोंद लगा होता है। आप मोटे मोटे और सीधे सीधे शब्दों में समझ लें, क्योंकि हम एडिसिव शब्द जब सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये कोई अलग से स्टाम्प है या कोई अलग से टिकट है, जबकि एक इंग्लिश वर्ड है सर, इसका हिंदी मीनिंग होता है चिपकाने वाला। ओके सर, हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह माना है कि यदि दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क ठीक प्रकार से अदा नहीं किया गया, तो वह दस्तावेज सबूत के तौर पर अदालत में तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि उचित स्टाम्प शुल्क और जुर्माना अदा न कर दिया जाए। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अविनाश कुमार चौहान विरुद्ध विजय कृष्ण मिश्रा 2009 2 ACC 532 में बताया है। इसकी जजमेंट के कुछ पेरा सर मैंने इसमें लिखे हैं, बड़े महत्वपूर्ण पेरा है। धारा 35 जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 से संबंधित है, उसी से संबंधित है। तो इसमें सर मैं आपको इसी पेरा 6 में जो बताया गया उसको एक पेरा सर पढ़ के बता दूं, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। धारा 35 स्टाम्प अधिनियम 1899 में जो इसके बारे में बताया है कि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय के आधार पर उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। टी भास्कर राव बनाम टी ग्रेब्रियल एवं अन्य AR 1981 AP 175 में यह माना गया है कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के अनुसार शुल्क सहित किसी दस्तावेज पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य है सर, ताकि उसे साक्ष्य के रूप में ग्राह्य बनाया जा सके। स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 का प्रावधान का किसी दस्तावेज को स्टाम्प शुल्क और शास्ती के भुगतान पर साक्ष्य के रूप में प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, यदि आपने स्टाम्प ड्यूटी अदा कर दी तो। यदि वह दस्तावेज शुल्क सहित है किंतु स्टाम्प नहीं है, या यदि वह अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किया गया है, तो कमी शुल्क और शास्ती के भुगतान पर साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जा सकता है। किसी दस्तावेज जिस पर स्टाम्प शुल्क है और स्टाम्प नहीं है की ग्राह्यता पर प्रतिबंध निश्चित रूप से पूर्ण है, चाहे उद्देश्य की प्रकृति कुछ भी हो, चाहे वह मुख्य उद्देश्य के लिए हो या सहायक उद्देश्य के लिए, जब तक कि धारा 35 के प्रावधान का की आवश्यकताओं का अनुपालन न किया जाए। इसका अर्थ यह है कि धारा 35 के प्रावधान का की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो वह दस्तावेज जिस पर शुल्क है किंतु स्टाम्प नहीं है, साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जा सकता है धारा 35 के तहत। ये इसमें बताया गया है।
और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, धारा 49 के अंतर्गत संपार्श्विक परिजनों के लिए अपंजीकृत दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज पर विधिवत स्टाम्प लगा होना चाहिए, अथवा यदि स्टाम्प नहीं लगाए तो उसे स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ पे सर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बीच में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि धारा 35 जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की ही है, धारा 11 भी इसी की है, धारा 12 भी इसी की है। धारा 11 में स्पष्ट बताया गया है चिपकाने वाले स्टाम्पों का उपयोग सिर्फ 5 जगह किया जा सकता है। धारा 12 में उनको जब आप चिपकाएंगे तो उनको रद्द करना, कैंसिल करना भी जरूरी है ताकि गवर्नमेंट का नुकसान ना हो, और नियम भी बनाए गए कानून के तहत। इसी के बाद धारा 35 भी एक बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। ये जो मैंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो अभी आपको अविनेश कुमार का जो फैसला पढ़ के बताया, इसमें स्पष्ट बताया गया है सर, यदि कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जिसपे कम स्टाम्प शुल्क लगी हुई है और कोर्ट में आपने उस पर दावा पेश कर दिया, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं आपको सर मेरे ही एक केस का उदाहरण देके बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकली उदाहरण। सर्वोच्च न्यायालय का तो मैंने दे दिया सर, अब जरा लोअर कोर्ट का भी आप सुन लें ताकि इससे आपको बहुत सीखने और समझने को मिलेगा। मेरे एक पक्षकार ने गांव पे बैठ के स्टाम्प पर लिट से एक उधारी की लिखा पढ़ी लिखी और 2 गवाहों के उस पर दस्तखत करा लिए। तकरीबन 3,17,000 रुपए की उधारी की वो लिखा पड़ी थी उनकी आपस में, पड़ोसी काश्तकार थे वो। अब लिखा पढ़ी कर ली, देने का भी तय कर लिया, तारीख उसमें गवाह भी कर लिए, नियत तारीख पे जो लेनदार है जिसने पैसे लिए थे उसके मन में आ गई बेईमानी, उसने पैसे देने से मना कर दिया। अब वो गांव वाले सज्जन, जो गांव में रहने वाले भाई साहब थे, सज्जन थे, हैं अभी भी वो मेरे पास कागज को लेकर आए। अब वो भाई साहब ने मुझसे कहा कि वकील साहब ये पैसे नहीं दे रहा है और इस पे आप दावा लगाएं। मैंने डॉक्यूमेंट देखा साहब, उस पर स्टाम्प ड्यूटी थी ही नहीं, कम स्टाम्प ड्यूटी पर लिखा हुआ था। फिर भी नोटिस उसको भेज दिया और उस पे जो कोर्ट फीस होती है, जो न्यायालय शुल्क होता है, जैसे 3,17,000 रुपए की राशि है तो उस पे जो न्याय शुल्क हर स्टेट में दिया हुआ है, भारतीय जो है कि न्याय शुल्क अधिनियम 1870 में दिया हुआ है सर, उसी के अनुसार हमने उस पर स्टाम्प ड्यूटी भी अदा कर दी और कोर्ट में दावा पेश कर दिया। कोर्ट में दावा भी दर्ज कर लिया गया, नोटिस भी जारी कर दिए गए, विपक्षी उपस्थित भी हो गए। जब एविडेंस की स्टेज पर आया तो वहां पर आपत्ति ली गई प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा कि सर ये पर्याप्त रूप से स्टाम्प पर नहीं लिखा गया है, इसलिए इसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाए। जब उन्होंने आपत्ति की उसी समय मेरे द्वारा धारा 35 स्टाम्प अधिनियम 1899 का एक आवेदन जज साहब के समक्ष कोर्ट में पेश किया गया और निवेदन किया गया कि सर हमें इसमें पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी की जो कमी है उसकी पूर्ति करने की अनुमति दी जाए। हम कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के यहाँ इस पे नियमानुसार जो भी राशि जमा होगी, जुर्माना जमा होगा, हम जमा कराने को हम तैयार हैं। तब न्यायालय के द्वारा मेरे पक्षकार की ओर से जो मैंने आवेदन पेश किया था धारा 35 स्टाम्प अधिनियम 1899 का, उसको स्वीकार किया और आदेशित किया कि आप इसको वहां से उचित रूप से स्टाम्पित करवा के लाएं। मेरे द्वारा उस आदेश पत्रिका की भी सर्टिफाइड कॉपी ली गई, मूल दस्तावेज न्यायालय के द्वारा हमें दिए गए। इन सबको लेके एक नया आवेदन तैयार किया गया और उस आवेदन में लिखा गया, श्रीमान कलेक्टर ऑफ स्टाम्प महोदय, और जिला आपका, और विषय न्यायालय के आदेश दिनांक के पालन में इसको उचित रूप से स्टाम्पित करने के संबंध में महोदय करके उसमें संक्षिप्त में लिख दिया कि हमारा प्रकरण इस रूप में वसूली का दावा अदालत में विचाराधीन है, वहाँ आपत्ति ली गई है और न्यायालय ने हमें जो है कि आवेदन को स्वीकार करके आदेशित किया है कि आप इसको उचित रूप से स्थापित करवा कर लाएं। इसलिए माननीय जो है कि कलेक्टर महोदय के समक्ष ये असल लिखा पढ़ी पेश है, इसे उचित रूप से आप स्टाम्पित करके हमें दिया जाए। वहां पर उनके द्वारा जांच की गई, पूरा दस्तावेज देखा गया, विधि अनुसार जुर्माना राशि और रसीद हमें दी गई और उस पे अतिरिक्त ड्यूटी जमा करके पूरा प्रमाण पत्र हमें दिया गया। हम उनने उसको लाकर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में उसको साक्ष्य में ग्राह्य माना गया। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 का आवेदन स्वीकार किया गया और उसके बाद हमने उसको पूर्ण रूप से स्टाम्पित करवाया, कोर्ट में पेश किया, एविडेंस में स्वीकार भी किया गया और मेरा पक्षकार उस पर केस जीत भी गया। ये सबसे बड़ी बात है सर, क्योंकि स्टाम्पित कराने से ही कोई आदमी केस हार जाए या जीत जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि अगर आपने उसको स्टाम्पित नहीं करवाया तो वो आप केस हार ही जाएंगे, क्योंकि वो एविडेंस में नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन यदि आपने उसको नियमानुसार उचित रूप से स्थापित करवा लिया, उसके बाद भी गुण दोषों के आधार पे ही आपका दावा डिसाइड होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ वादी के ऊपर ही होगा
कि वह उसका दावा साबित करे। यदि स्टाम्पित करवाने के बाद भी वो उसका दावा साबित नहीं कर पाता है तो भी सर वो केस हार सकता है। ये आप थोड़ा सा फर्क समझ लें, दोनों में बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत वो वादी पर ही होगा कि वह उसका पूरा दावा साबित करे। तो एक आपको बीच में सर उदाहरण मैंने इसलिए दिया था क्योंकि धारा 35, धारा 11 और धारा 12 ये तीनों स्टाम्प अधिनियम 1899 से ही संबंधित है और हम इसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, धारा 11 पे। अब मैं आपको सर ई बुक से परिचित करा देता हूँ और इसमें जो बहुत कुछ मैंने आपके लिए तैयार किया उससे भी मैं आपको इससे परिचित करा देता हूँ। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, व्हाट इज सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899। इसमें अध्याय 1 है सर, एडिसिव स्टाम्प एवं नोटरी वैलिडिटी के बारे में बताया गया है। अध्याय 2 में स्टाम्प की कानूनी परिभाषा और प्रकार के बारे में बताया गया है। अध्याय 3 में नोटरी दस्तावेजों पर एडिसिव स्टाम्प का प्रयोग के बारे में बताया गया। अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में बताया गया है। अध्याय 5 में व्यवहारिक मार्गदर्शन, अध्याय 6 में सारांश और निष्कर्ष और डिस्क्लेमर इसमें दिया गया है। आज के सर वीडियो का जो टाइटल है धारा 11 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, इस पे मैं मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको दे चुका हूं और इसमें मैंने डिस्क्लेमर भी लिखी है। डिस्क्लेमर लिखने का मकसद यही है कि ये जो ई बुक है ये एक पीडीएफ है और आपके पर्सनल उपयोग के लिए है। इसको आप किसी भी अदालत में या थाने पे या किसी भी सब रजिस्ट्रार के समक्ष या कहीं भी आप पेश नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो कानून लिखे हुए हैं उन कानून को आप जरूर पेश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था धारा 11 जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम की बुक के अंदर से बताई थी, तो आप इस बुक को कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ये खाली आपके स्वयं के मार्गदर्शन के लिए है। इस पे किसी भी प्रकार का अमल करने के लिए, वर्क करने से पहले आप आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा कर लें। उसके बाद सर इस ई बुक में आगे प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना के बाद सर ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी वो सभी डेफिनेशंस दी गई हैं। ये जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो मैंने आपको बताया था, पूरा फैसला भी मैंने इसमें प्रिंट किया है, मतलब उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको मैंने इसमें लिखा है और इसको सरल भाषा में भी इसमें समझाया गया। नोट में है इसमें कि इसमें एफिडेविट, एग्रीमेंट, सेल डीड, लीज डीड जैसे बड़े दस्तावेज शामिल नहीं है धारा 11 के अंतर्गत। वो सिर्फ 5 प्रकार ही शामिल है जो मैंने आपको पढ़ के बताए थे। कौन कौन से सर आपको एक बार और मैं बता देता हूँ। जिन दस्तावेजों पर बहुत छोटी ड्यूटी हो, विदेश से बने बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्राइमरी नोट्स, हाई कोर्ट में एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी के नाम की एंट्री और नोटरी द्वारा किए गए कार्य, कंपनी के शेयरों का इंडोर्समेंट द्वारा ट्रांसफर, ये सभी पांचों प्रकार पे ये एडिसिव टिकट लगाई जाएगी। और एडिसिव टिकट का उपयोग कहाँ कहाँ और किस प्रकार से किया जाएगा ये पांचों प्रकार में डिटेल में बता दिया गया है और ई बुक के अंदर भी मैंने सर इसको डिटेल में लिखा है और इसके जो प्रकार हैं वो सब भी मैंने इसमें लिखे हुए हैं और भी काफ़ी कुछ इसमें सर मैंने जानकारी दी है। लेकिन उसके लिए मैं आपको स्पेशल अगला वीडियो बनाऊंगा कि एडिसिव टिकट कितने प्रकार के होते हैं और किन किन कानून उन पर लागू होते हैं, कौन कौन से कानून। लेकिन आज का जो वीडियो है हमारा व्हाट इज सेक्शन 11 इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899, उस पर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको दे दी है और जिस ई बुक के अंदर से मैंने जानकारी दी है उस ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा लगा दी गई है। ई बुक डाउनलोड और उसके आगे लिंक दिखाई देगी, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। 199 रुपीज़ कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो आप इसको वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी सर मैं आपको दे दूं, यूट्यूब चैनल की ओर से ऑफिशियल तौर पर मुझे फ्लिपकार्ट और मंत्रा कंपनी का एफिलिएट पार्टनर बनाया गया है और उनके द्वारा मुझे इसकी लिंक भी दी गई है। आप लोग जो भी फ्लिपकार्ट और मंत्रा से अभी तक खरीदी करते आए हैं तो आप जहां से भी खरीदी कर रहे थे तो उसका बेनिफिट उसको मिल रहा था। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पे जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंत में जो लिंक दी गई है उस पे से आप यदि आप करेंगे खरीदी तो उसका फायदा मेरे चैनल को मिलेगा और मैं इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। नए नए कानूनी टॉपिक्स पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक्स भी आपके लिए लिखता रहूंगा। तो आप सभी से मेरी अपील है कि यदि आप भी फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई खरीदी करते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंत में जो लिंक दी गई हैं वहां से आप खरीदी करें। खरीदी करने की सभी प्रोसेस वही रहेगी जो आप अभी तक खरीदते चले आ रहे हैं। पैसे भी आपको वही भुगतान करना होंगे जो आप पहले भुगतान करते चले आ रहे थे, सिर्फ प्लेटफॉर्म आपका बदला जाएगा। आप कहीं और से खरीदी कर रहे थे, अब मेरे चैनल के द्वारा आप खरीदी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो मैंने आपसे अपील की है आप उस पर ध्यान देंगे और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में आप आपकी बहुमूल्य जो है कि सहयोग प्रदान करेंगे। इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा सर मेरा आप सहयोग करने में। आप मेरे चैनल का वीडियो देखते ही हैं, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।